स्वागत है सभी का आज की इस गहरी चर्चा में। और आज हम लोग एक ऐसी दिमागी भूल भुलैया में उतरने वाले हैं जो सच में बेहद उलझी हुई है। बिल्कुल। और इस बार हमारे पास जो स्रोत हैं, जो दस्तावेज हैं, वो किसी आम कहानी के नहीं है। ये कला, अपराध और एक बेहद अजीबोगरीब चुप्पी के बारे में है। सही कहा। तो सीधे कहानी पर आते हैं। एक 33 साल की बेहद मशहूर और काबिल पेंटर अलीशिया बेरेंसन, गर्मी की एक ऐसी रात जहां हवा में भी चुभन थी, वह अपने 44 साल के पति को, जो एक जाना माना फैशन फोटोग्राफर था, गैब्रियल, उसे एक कुर्सी से बांधती है। राइट। और फिर बिल्कुल करीब से उसके चेहरे पर 5 गोलियां चला देती है। 5। सीधे चेहरे पर। हाँ, सीधे चेहरे पर। और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो चारों तरफ खून बिखरा है, एक तरफ गन पड़ी है और अलीशिया अपने ही हाथों की नसें काटकर वहां खड़ी है, बिल्कुल सुन। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस रात के बाद वह अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी एक शब्द नहीं बोलती। एक भी शब्द नहीं। और आज हमारा लक्ष्य यही है, इस मनोवैज्ञानिक रहस्य को डीकोड करना। क्योंकि इस घटना के बाद जो हुआ वह किसी भी आम मर्डर केस से बिल्कुल अलग था। देखिए, किसी भी अपराध के बाद आमतौर पर 2 ही चीजें होती हैं, है ना? हाँ। या तो अपराधी अपना जुर्म कबूल कर लेता है, या फिर वह अपने बचाव में झूठ बोलता है। हाँ, जनरली यही होता है। पर अलीशिया ने इन दोनों में से कुछ नहीं किया। उसने बस खामोशी अपना ली, एक ऐसी खामोशी जिसे तोड़ने की हर कोशिश नाकाम रही। लेकिन उसने कम्युनिकेट करने का, बात बताने का एक आखिरी तरीका जरूर चुना। पेंटिंग बनाई उसने, है ना? एग्जैक्टली, एक पेंटिंग, एक सेल्फ पोर्ट्रेट यानी खुद की तस्वीर। इसमें वो एक कैनवस के सामने खड़ी है, हाथ में ब्रश है जिससे लाल रंग टपक रहा है, और कैनवस बिल्कुल खाली है। उसकी आंखें, उसके होंठ सब खामोश है पेंटिंग में भी। और इस तस्वीर को उसने एक नाम दिया, एल्सिस्टा। और इस एल्सिस्टा नाम ने ही तो इस पूरे केस को एक आम पारिवारिक अपराध से निकालकर सबके लिए एक बड़ा रहस्य बना दिया। क्योंकि एल्सिस्टा कोई आम नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं की एक हीरोइन है, एक ऐसी पत्नी जो अपने पति एडमेटोस को मौत के देस्ता से बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर देती है। पर यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एल्सिस्टा ने अपने पति को बचाया थोड़ी था, उसने तो उसकी जान ली थी। तो फिर अपनी इस खामोश पेंटिंग का नाम एक ऐसी औरत पर क्यों रखा जिसने अपने पति के लिए अपनी जान दे दी? ये लॉजिक दिमाग में बैठता नहीं है। राइट। और यही वो कॉन्ट्रडिक्शन था, यही सवाल था जिसने कोर्ट ट्रायल की दिशा ही बदल दी। इस ट्रायल में प्रोफेसर लाजरस डियोमीडिस की एक बहुत अहम गवाही आई थी। वह एक फॉरेंसिक साइकियाट्रिस्ट है। अच्छा। उन्होंने जज और जूरी को समझाया कि ये पेंटिंग और ये चुप्पी किसी चालाक अपराधी का नाटक नहीं है, ये एक गहरे मानसिक संतुलन खोने का प्रमाण है। तो मतलब वो जानबूझकर चुप नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। डियोमीडिस का तर्क था कि जब ट्रॉमा दिमाग की झेलने की क्षमता से बाहर हो जाता है तो रियलिटी आपस में टकराकर टूट जाती है। एलिशिया का दिमाग अब इस दुनिया में है ही नहीं। वह किसी और ही डायमेंशन में जा चुकी है जहां ये पौराणिक कथा और उसकी अपनी जिंदगी आपस में उलझ चुके हैं। ओह वाह। और इसी मेडिकल लॉजिक के आधार पर उसे जेल भेजने की जगह द ग्रोव नामक एक बेहद सुरक्षित साइकियाट्रिक फैसिलिटी में भेज दिया गया। द ग्रोव। अगर मैं एलिसा की इस चुप्पी को एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करूं, तो मुझे लगता है उसकी चुप्पी अंतरिक्ष के एक ब्लैक होल की तरह बन चुकी थी। ब्लैक होल, इंटरेस्टिंग। हाँ, देखिए, आप किसी ब्लैक होल को सीधे तौर पर टेलीस्कोप से नहीं देख सकते क्योंकि वहां से रोशनी भी वापस नहीं आती। राइट। लेकिन उसके आसपास की चीजों पर पड़ने वाले उसके भारी प्रभाव से, उसकी ग्रेविटी से आपको उसकी मौजूदगी और उसकी भयानक ताकत का एहसास होता है। उसका चुप रहना दरअसल हर किसी को अपनी तरफ खींच रहा था। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। साइकोलॉजी में उस ब्लैक होल की ग्रेविटी दरअसल एक बेहद ताकतवर डिफेंस मैकेनिज्म होती है। कैसे? आमतौर पर हम सोचते हैं कि बोलना खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान एक ऐसे सदमे से गुजरता है जो उसके अस्तित्व को, उसकी आइडेंटिटी को ही खत्म करने की ताकत रखता हो, तो दिमाग शट डाउन हो जाता है। शब्द बनते ही नहीं है। एग्जैक्टली। दिमाग की लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट्स पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। वो बाहरी दुनिया और अपने बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जहां कोई और पहुंच ही ना सके। तो चुप्पी शब्द ना होने का प्रतीक नहीं है। तो फिर किस चीज का है? ये इस बात का ठोस प्रमाण है कि दिमाग अपने आप को जिंदा रखने की आखिरी कोशिश कर रहा है। वाओ।
तो इस आखिरी कोशिश को समझने के लिए किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो खुद इस तरह के अंधेरे को जानता हो। और कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है जब इसमें एंट्री होती है द ग्रोव के एक क्रिमिनल साइकोथेरेपिस्ट की, थियो फेबर। हाँ, थियो, एक बेहद दिलचस्प किरदार। जब थियो अलीशिया के इस रहस्यमयी केस के बारे में सुनता है तो वो उससे बुरी तरह ऑब्सेस्ड हो जाता है। एक ऐसी बेचैनी जो उसे द ग्रोव में एक वैकेंसी देखने पर अपनी जमाई नौकरी छोड़कर वहां काम करने पर मजबूर कर देती है। और ऐसा वो क्यों करता है, इसके लिए हमें उसके अतीत में जाना होगा। सही बात है, क्योंकि थियो का अपना बचपन एक प्री मेमोरी ट्रॉमा में गुजरा था। यानी एक ऐसा सदमा जो तब दिमाग पर छप गया जब उसने यादें बनाना और बोलना भी नहीं सीखा था। बिल्कुल। उसका पिता बेहद गुस्से वाला और हिंसक था। थियो की परवरिश डर के लगातार साये में हुई थी। हाँ, और ये अंधेरा उसके दिमाग में इस कदर बैठ गया था कि यूनिवर्सिटी के दिनों में उसने पैरासिटामोल की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। राइट। और उसे उस अंधेरे से निकालने का काम किया उसकी अपनी थेरेपिस्ट ने, जिसका नाम रूथ था। देखिए, थियो का ये जो प्री मेमोरी ट्रॉमा है ना, ये मनोविज्ञान की एक बेहद गहरी थ्योरी से जुड़ा है। एक बहुत मशहूर साइकोएनालिस्ट थे, W.R. बायोन। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कंटेनिंग यानी समाहित करना कहते हैं। कंटेनिंग, ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? बायोनी का मानना था कि जब एक छोटा बच्चा डर या दर्द महसूस करता है तो उसके पास उसे प्रोसेस करने के लिए शब्द नहीं होते। उसके लिए वह एक ऐसी दहशत होती है जिसका कोई आकार नहीं है। एक माँ का या केयरगिवर का काम होता है उस बच्चे की तकलीफ को अपनी तरफ लेना, अपने अंदर समाहित करना। हाँ, उसे समझना और फिर उसे एक शांत रूप में बच्चे को वापस देना। लेकिन जब माँ बाप ऐसा नहीं कर पाते, जैसा कि थियो के केस में हुआ, जहां पिता खुद ही उस डर की वजह था। एग्जैक्टली, तो वह बच्चा जिंदगी भर एक नामहीन डर या नेमलेस ड्रेड के साथ जीता है। वह डर उसके नर्वस सिस्टम में हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। थियो का थेरेपी के पेशे को चुनना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो दूसरों को ठीक करके खुद को ठीक करना चाहता था। बिल्कुल। अक्सर लोग दूसरों को ठीक करने इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरों के घाव भरते भरते शायद उनके अपने पुराने घाव भी भर जाएंगे। वह अलीशा को नहीं, एक तरह से खुद को बचाना चाहता था। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बेचैन करने वाला सवाल उठ रहा है। बोलिए। क्या एक थेरेपिस्ट जो खुद इतने गहरे ट्रॉमा से गुजरा हो, जिसने खुद आत्महत्या करने की कोशिश की हो और जो अंदर से अभी भी पूरी तरह ठीक ना हुआ हो, क्या वह एक ऐसी औरत का इलाज कर सकता है जिसने किसी की जान ली है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। मतलब क्या ये ठीक वैसी ही स्थिति नहीं है जहां एक डूबता हुआ इंसान दूसरे डूबते हुए इंसान को बचाने की कोशिश कर रहा हो? एक दिमाग जो खुद डरता है, वह किसी खूनी के दिमाग के अंधेरे कोनों में रोशनी कैसे दिखाएगा? ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक रेड फ्लैग माना जाता है। जब एक थेरेपिस्ट खुद पूरी तरह से हील नहीं होता तो उसके और मरीज के बीच की जो मेडिकल बाउंड्रीज होती हैं वह धुंधली पड़ने लगती हैं। ओह, थेरेपिस्ट ऑब्जेक्टिफाई करने लगता है, यानी वह हर मरीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह उसमें अपनी खुद की साल्वेशन ढूंढने लगता है, अपनी खुद की जीत। थियो की यही जिद उसे द ग्रोव में ऐसे रास्तों पर ले जाती हैं जो प्रोफेशनल एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। और इसी वजह से हमें द ग्रोव के अंदर का माहौल समझना पड़ेगा। ये कोई आम अस्पताल तो था नहीं। बिल्कुल नहीं, उसकी अपनी एक पॉलिटिक्स थी। हाँ, वहाँ यूरी जैसा एक फ्रेंडली नर्स है, फिर स्टेफनी नाम की एक स्ट्रिक्ट मैनेजर है जिसका ध्यान अस्पताल के नियम और बजट पर ज्यादा है। और इंदिरा भी है जो मरीजों के साथ थोड़ा मटर्नल यानी माँ जैसा रवैया रखती है। राइट। और फिर है क्रिश्चियन, जो कि एक बेहद अहंकारी साइकियाट्रिस्ट है और थियो का पुराना जानकार भी। वहाँ पर एलिफ जैसी खतरनाक मरीजें भी हैं जिसने अपनी ही माँ और बहन को मार दिया था और जो पूल खेलते वक्त जरा सी बात पर बेहद वायलेंट हो जाती है। इन सब के बीच एलिशा थी। हाँ, और जब थियो पहली बार अलीशिया को देखता है तो वो किसी जिंदा लाश जैसी लग रही थी। उसे दिन में 16 मिलीग्राम रिस्पिरिडोन दी जा रही थी, जो कि एक बहुत बड़ा डोज है। वही तो। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में कोई चेतना नहीं थी, होठों से लार टपक रही थी। थियो को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, तो वो डायामीडेस को मना लेता है कि एलिशिया की दवाई की डोज कम की जाए ताकि वो दोबारा कुछ महसूस कर सके। और थियो ग्रुप के बाकी स्टाफ, खासकर क्रिश्चियन, इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे। इसका एक स्ट्रिक्टली मेडिकल कारण है। रिस्पिरिडोन एक हेवी एंटी-साइकोटिक दवाई है। इसका काम क्या होता है एग्जैक्टली? इसका काम दिमाग में डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना होता है। डोपामीन वह केमिकल है जो हमें सोचना, महसूस करना और रिएक्ट करना सिखाता है। जब इसे ब्लॉक कर दिया जाता है
तो दिमाग का इंटरनल अलार्म सिस्टम बंद हो जाता है। तो गुस्सा खत्म हो जाता है? खत्म नहीं होता। वह ट्रॉमा और गुस्सा अंदर तो रहता है, लेकिन बॉडी उस पर फिजिकली रिएक्ट नहीं कर पाती। स्टाफ का मानना था कि यही हेवी मेडिकेशन अलीशा को वायलेंट होने से रोके हुए है। लेकिन मुझे एक थोड़ी कंफ्यूजन है यहाँ। क्या द ग्रोव के डॉक्टर्स एक तरह से सही नहीं थे? किस मायने में? देखिए, अगर एक मरीज पहले ही अपने पति को 5 गोलियां मार चुकी है, तो उसकी दवाई कम करके उसे दोबारा अपने होश में आने देना तो एक तरह की मेडिकल मैलप्रैक्टिस हुई ना। ये तो आग के ऊपर डाले हुए एक मोटे कंबल को हटाने जैसी बात हो गई। कंबल से आग बुझी थोड़ी थी, बस धुआं छिप गया था। पर थियो उस कंबल को हटाना चाहता था, भले ही वो उस आग से खुद ही जल जाए। देखिए, साइको एनालिसिस के नजरिए से सोचें तो थियो की अप्रोच में एक ठोस लॉजिक था। द ग्रोव की अप्रोच सप्रेशन थी, यानी दबा दो। लेकिन थेरेपी का नियम है कि ठीक होने के लिए दिमाग को वो पुराना दर्द दोबारा महसूस करना ही पड़ता है। बिना दर्द के ठीक नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। जब तक पेशेंट इमोशंस फेस नहीं करेगा, थेरेपी शुरू ही नहीं हो सकती। दवा कम करने का रिस्क था, लेकिन उसके बिना इलाज असंभव था। और ये रिस्क जल्द ही सच बनकर सामने आता है। एक सेशन के दौरान जब अलीशा बिल्कुल शांत बैठी थी, थियो एक नया तरीका अपनाता है। हाँ, वो अपनी पत्नी की बात करता है। बिल्कुल, वहां बैठकर अपनी पत्नी कैथी के बारे में बात करना शुरू करता है। कहता है कि हर शादी में प्यार और नफरत दोनों होते हैं। और फिर वो अलीशिया की आंखों में देखकर कहता है कि तुमने अपने पति को इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा उससे नफरत करता था। और बस यही स्पार्क था जिसने आग लगा दी। अलीशिया अचानक कुर्सी से उछलती है, सीधे थियो पर हमला करती है और उसकी गर्दन दबा देती है। उसकी जान लेने पर उतारू हो जाती है। पूरा अस्पताल इस हमले से हिल जाता है। देखिए, मैनेजमेंट के लिए तो ये इस बात का प्रूफ था कि उनकी मेडिकेशन की पॉलिसी सही थी। लेकिन थियो के लिए साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे एक्टिंग आउट कहते हैं। एक्टिंग आउट? हाँ, जब इंसान के पास अपने अंदर की इतनी भारी पीड़ा को एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं होते, जब भाषा फेल हो जाती है, तो वो फिजिकली रिएक्ट करता है। गुस्सा भी बातचीत का एक बेहद ताकतवर तरीका है। तो थियो के हिसाब से ये एक जीत थी। बिल्कुल, ठोस प्रमाण था कि अलीशा अंदर से मरी नहीं है, उसका ईगो रिएक्ट कर रहा है। ये संकेत था कि वह थेरेपी पर रिस्पॉन्ड कर सकती है। वाओ! लेकिन इस एनालिसिस के बीच कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अब खुलता है। थियो का अपनी शादी और पत्नी का जिक्र करना अलीशा के लिए एक ट्रिगर बन गया था, पर हकीकत में थियो की अपनी शादी खुद उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर थी। सही कहा। हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, जिसे कहा जा सकता है धोखे की समानांतरताएं, यानी पैरेलल्स ऑफ बिट्रेयल। एक तरफ थियो अस्पताल में अलीशा के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ उसकी अपनी खुद की जिंदगी में तबाही मची हुई है। और ये पैरेलल्स ही दोनों किरदारों को मनोवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे का आईना बना देते हैं। थियो ने अपनी पत्नी कैथी को किसी आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक मसीहा की तरह देखा था, एक सेवियर की तरह। हाँ, उसका मानना था कि कैथी ने ही उसे आत्महत्या के अंधेरे से निकाला है। उसने कैथी को एक पेडेस्टल पर, एक भगवान के दर्जे पर बिठा दिया था, जहां उससे गलती होने की गुंजाइश ही नहीं थी। और इसी भ्रम का अंत एक आमसी रात को होता है। थियो अपने घर पर मैरिजुआना का नशा करके बैठा था, तभी वह गलती से कैथी का खुला हुआ लैपटॉप देख लेता है। और वहां उसे सच्चाई दिखती है, ऐसी सच्चाई जो उसकी आत्मा को छलनी कर देती है। उसे कैथी के ईमेल अकाउंट में बैड बॉय 22 नाम के किसी अजनबी शख्स को भेजे गए धोखे और वासना से भरे लगातार ईमेल्स मिलते हैं, जिसमें मिस कोटाइला जैसी बातें लिखी थी। हाँ, थियो उन्हें पढ़ता रहता है और उसके दिमाग की हर बाउंड्री टूटने लगती है। वह एक भोले बच्चे की तरह रोते हुए हालत में भागकर अपनी थेरेपिस्ट रूथ के पास जाता है, जो उसे कहती है कि बिना ईमानदारी के प्यार कहलाने लायक ही नहीं होता। दूसरी तरफ अलीशा की कहानी भी ठीक इसी लाइन पर चल रही थी। कैसे? अलीशा की एक छुपी हुई डायरी से बाद में पता चलता है कि उस भयानक गर्मी के दिनों में वह भी अपने पति गैब्रियल को अपना मसीहा, अपना सेवियर मानती थी। डायरी से खुलासा होता है कि बचपन में उसकी मां ने खुद उसे एक कार एक्सीडेंट में जान से मारने की कोशिश की थी। ओह गॉड! अपनी ही बेटी को। हाँ। वह उस डर को पीछे छोड़ाई थी और उसने गैब्रियल में अपनी पूरी दुनिया, अपना सुरक्षा कवच ढूंढ लिया था। यहां तक कि गैब्रियल का भाई मैक्स जब थियो से मिलता है तो वह कबूल करता है कि वह अलीशा से अंधी नफरत करता था।
क्योंकि गैब्रियल पूरी तरह से अलीशा के प्यार में डूबा हुआ था। अगर मैं इन दोनों किरदारों की दिमागी स्थिति का विश्लेषण करूं तो मैकेनिज्म बिल्कुल सेम लग रहा है मुझे। बिल्कुल सेम है। थियो और अलीशा दोनों ने अपने पार्टनर्स को भगवान का दर्जा दे दिया था। बचपन के ट्रॉमा से गुजरा हुआ दिमाग हमेशा किसी ऐसे परफेक्ट इंसान को ढूंढता है जो उसे बचा सके। लेकिन जब वो इंसान धोखा दे दे तब क्या होता है? तब सिर्फ दिल नहीं टूटता, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन जाता है। आपका पूरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है क्योंकि आपकी रियलिटी उस इंसान पर टिकी थी। दिमाग के पास इस तबाही को झेलने का मैकेनिज्म ही नहीं होता। तो इसी बात पर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए। एक तरफ थियो है जो अपनी खुद की पत्नी के इतने बड़े धोखे का सामना नहीं कर पा रहा, वो उससे आमने सामने बात नहीं कर रहा, बस मैरिजुआना पीकर अपने गुस्से को दबा रहा है। और वही आदमी दिन के उजाले में एक ऐसी औरत के दिमाग को ठीक करने का दावा कर रहा है जिसने खून किया है। क्या यहाँ हमें साफ नहीं दिखता कि थियो की ये सो कॉल्ड थेरेपी अब ट्रीटमेंट रही नहीं, ये बस उसकी पत्नी पर निकालने वाले गुस्से का एक चैनल बन चुकी थी। वह अलीशा पर जो दबाव डाल रहा था कि बोल, बता तूने क्यों मारा, क्या वह दरअसल खुद के अंदर चल रहे तूफान की बात नहीं कर रहा था? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये साइकोलॉजी के सबसे जटिल कॉन्सेप्ट्स में से एक है, जिसे हम काउंटर ट्रांसफरेंस कहते हैं। काउंटर ट्रांसफरेंस? हाँ, थेरेपी के दौरान अक्सर मरीज अपने अतीत के गुस्से को थेरेपिस्ट पर डालता है, जिसे ट्रांसफरेंस कहते हैं। लेकिन काउंटर ट्रांसफरेंस तब होता है जब थेरेपिस्ट खुद अपने दबे हुए जज्बात, अपने अंधेरे मरीज पर प्रोजेक्ट करने लगता है। तो थियो यही कर रहा था? बिल्कुल। एक अच्छा थेरेपिस्ट इस मैकेनिज्म को पहचानता है और इस पर रोक लगाता है। लेकिन थियो इसमें बुरी तरह फेल हो जाता है। थियो का अपनी पत्नी को कन्फ्रंट ना कर पाना उसकी बुज़दिली थी, और उस बुज़दिली का गुस्सा वह ठीक उसी जैसी एक दूसरी औरत यानी अलीशा पर डाल रहा था। वह अलीशा की पत्थर जैसी चुप्पी को इसलिए तोड़ना चाहता था क्योंकि वह अपने ही झूठ और अपनी चुप्पी की वजह से घुट रहा था। एग्जैक्टली। इस पॉइंट पर आकर कौन मरीज है और कौन इलाज करने वाला, ये दोनों लाइनें बिल्कुल मिट चुकी थीं। सही बात है। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे एक इलाज करने वाले और एक दिमागी तौर पर टूटे हुए मरीज की दुनिया आपस में टकराकर एक हो जाती है। अलीशा की चुप्पी और थियो की उस चुप्पी को तोड़ने की बेचैनी, दोनों ही दरअसल उनके अपने अनसुलझे हुए अतीत का एक आईना थे। और इस सोर्स मटेरियल से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि सोसाइटी अक्सर जिसे पागलपन समझती है या कानून जिसे खतरनाक अपराध समझता है, वो अक्सर एक बेहद पुराने किसी अनकहे दर्द का रिएक्शन होता है। हर एक इंसान अपने अंदर किसी ना किसी ऐसी ही चुप्पी या बचपन के डर को लेके घूम रहा है, बस फर्क सिर्फ डिग्री का होता है। सही कहा आपने। और यही बात मुझे उस ब्लैक होल की याद दिलाती है जिसकी हमने चर्चा की थी। अंतरिक्ष में ब्लैक होल बोलता कुछ नहीं है, पर वह अपने आसपास की हर रोशनी को निगल लेने की ताकत रखता है। बिल्कुल। इस चर्चा को यहाँ रोकते हुए जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक विचार उत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगी। अगर चुप्पी सच में एक आईना है, तो जब एक इंसान बिल्कुल खामोश होता है तो उसकी वह खामोशी दुनिया को असल में क्या दिखाती है? सोचने वाली बात है। क्या किसी इंसान की खामोशी हमेशा इसलिए होती है क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा है, या फिर इसलिए होती है क्योंकि उसके दिमाग का एक हिस्सा ये अच्छी तरह जानता है कि अगर आज उसने अपने अंदर के शब्द बाहर निकाल दिए तो उन शब्दों की आग पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देगी? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने खुद की चुप्पी के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा।